बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 दिसंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले केंद्र से करते हैं। तो आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने कल लोकसभा में वन नेशन वन विधेयक को पेश किया, लेकिन ये विधेयक फिर से जेपीसी के पास भेज दिया गया है। जब आपको बता दूं कि इस विधेयक के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 198 सांसदों ने वोट दिया। इस बिल को वोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वोटिंग कराई गई। हालांकि संसद में बिल को पेश करते ही विपक्षी सांसदों ने जम करके हंगामा किया, जिसका कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने बिल में खामियां गिनाते हुए इसे संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श के खातिर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को फिर भेजने का प्रस्ताव किया है। आपको ये भी बता दूं कि केंद्र में 2014 से मोदी सरकार बनने के बाद ये दूसरी बार जब किसी विधेयक को जेपीसी को भेजा गया है। इससे पहले वक्फ संशोधन बिल को सरकार ने जेपीसी में भेजा था और अब एक देश एक चुनाव से जुड़े हुए विधेयक को भेजे जाने का प्रस्ताव किया है। दोस्तों क्या आपको पता है कि 4 साल में आलू सबसे ज्यादा महंगा हुआ है, बाकी सब्जियां भी आग उगल रही है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस सर्दी के मौसम में भी आलू और सब्जी की कीमतों में कम नहीं हो रही है। आपको बता दूं कि नवंबर महीने के दौरान खाने पीने से जुड़ी हुई सामानों की महंगाई दर घट करके 3 महीने के अपने निचले स्तर पर 9% पर आ गई। वहीं पर सब्जियों से जुड़ी हुई महंगाई दर 1 महीने पहले के 42.2% से घट करके 29.3% पर आ गई है। हालांकि एक रिपोर्ट से पता चलता है कि सर्दियों में सब्जियां अभी भी पहले की तुलना में काफी महंगी बनी हुई है। आलू की कीमत तो पिछले 4 सालों के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसके अलावा गाजर, मूली, फूल गोभी और फिर पत्ता गोभी की महंगाई भी नवंबर में बढ़ गई है। जब सब्जियों की महंगाई दर के लिए 19 सब्जियों के दामों को ट्रैक किया जाता है। इस 19 में से 17 वस्तुओं के दाम में नवंबर महीने के दौरान 10% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं पर 10 वस्तुओं के दाम में 20% से भी अधिक का उछाल देखा गया है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा से जुड़ी हुई पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 नवंबर से प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा का नाम भी बदल दिया है। पहले इस यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा रखा गया था, जिसे बदल करके प्रगति यात्रा किया गया है। जब पहले चरण में 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक वे बिहार के 5 जिलों की यात्रा करेंगे। प्रगति यात्रा की शुरुआत 23 दिसंबर से पश्चिमी चंपारण से होगी। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण में रहेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। 26 दिसंबर को नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शिवहर और फिर सीतामढ़ी में होगी। 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा होगी। 28 दिसंबर को वैशाली में पहले चरण की यात्रा का अंतिम दिन होगा। दोस्तों बिहार में ठंड का असर कम हो रहा है। अगले कुछ दिनों तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। आपको बता दूं कि बुधवार को भागलपुर, मुंगेर समेत 5 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। बिहार के बाकी जिलों में भी कोहरे छाए रहेगा। आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी रुकने से ठंडी हवाओं का प्रभाव कम हुआ है। धूप निकलने से तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग के माने तो बिहार में ठंड का प्रकोप कम हो रहा है। 17 दिसंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी रुकने से ठंडी हवाओं का आना कम हो गया है। दिन में धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। जब मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। 1-2 डिग्री तक का उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी ही रहेगी। इसके साथ ही कोहरे का असर भी रहेगा। भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बांका और फिर जमुई में घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। बिहार के बाकी हिस्सों में भी सुबह शाम कोहरा रहेगा। मौसम विभाग के माने तो आज बुधवार के दिन भी मौसम में कोई भी खास बदलाव नहीं होगा। अगले 3-4 दिनों तक सभी जिलों में कोहरा छाया हुआ रहेगा, लेकिन शीतलहर जैसी ठंड नहीं पड़ेगी। जब पिछले कुछ दिनों में बिहार के कई इलाकों में ठंड का असर दिखा था, जब कई जगहों पर शीतलहर भी चली थी, लेकिन अब तापमान में फिर से बढ़ोतरी दिखी जा रही है। दोस्तों इंटर और मौलवी पास युवाओं को 2 साल तक बिहार सरकार बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। जहां आपको बता दूं कि 20 से 25 साल के छात्र छात्राओं को रोजगार तलाशने के लिए नीतीश सरकार 1000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत ये लाभ बिहार के युवाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत 2 साल में कुल 24,000 की राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बस एक आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया
शुरू कर दी गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट, इंटर मौलवी का परित्याग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, एक पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन में संकलन करना होगा। यह आवेदन पत्र और फिर संकलन कागजातों का सत्यापन कराना होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के गया जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज आना होगा। यहीं पर कागजातों की जांच करानी होगी। यह डॉक्यूमेंट सत्यापन के बाद छाया प्रति रखते हुए मूल प्रति हाथ वापस कर दी जाएगी। दोस्तों, कल तेजस्वी यादव मधेपुरा पहुंचे। यहां पर पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ललन सिंह के बयान पर सीएम नीतीश कुमार से हिसाब मांगा है। आपको बता दूं कि मधेपुरा पहुंचे तेजस्वी यादव ने सीएम और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिसाब मांगा है। जब माई बहन सम्मान योजना को लेकर के ललन सिंह को जवाब दिया है। जब तेजस्वी यादव ने मधेपुरा में कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, कार्यकर्ताओं से मिला। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए माई बहन सम्मान योजना की घोषणा पर जदयू सांसद ललन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने उनसे मुख्यमंत्री के 15 दिन के बिहार यात्रा के खर्च का हिसाब मांगा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले ललन सिंह को जवाब देना चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 दिनों के लिए बिहार यात्रा पर 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए का जो खर्च है वह कहां से आ रहा है, इसका हिसाब उन्हें जनता को देना चाहिए। वहीं पर इस दौरान उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के लोग RSS का कानून देश पर लागू करना चाहते हैं। जब चुनाव आयोग समय पर चुनाव नहीं करा सकते हैं, एक साथ कई राज्यों में चुनाव नहीं हो सकता है, एक राज्य में भी एक चरण में चुनाव नहीं संपन्न हो सका है, तो फिर पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे संपन्न हो सकता है। अगर खर्च बचाने की बात है तो फिर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पिछले 11 सालों में अब तक विज्ञापन पर कितना खर्च किया गया, इसका हिसाब उन्हें जनता को देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि आज कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, फिर कल कहेंगे कि वन नेशन वन पार्टी कहेंगे और वन नेशन वन लीडर होगा। इन सब का कोई भी मतलब नहीं है, बस ये लोग RSS का एजेंडा सेट करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। दोस्तों, बिहार के सहरसा में हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां पर पति ने अपने ही कमरे में 2 बच्चों के पिता के साथ गलत करते हुए अपनी पत्नी को पकड़ लिया। ये घटना सहरसा के बैजनाथपुर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार आज से 12 साल पहले इन दोनों का प्रेम प्रसंग था। जब युवक का प्यार परवान चढ़ा तो फिर प्रेमिका से विवाह करने के लिए अपने माता पिता के साथ परिवार के सभी सदस्यों से लड़ाई झगड़ा किया, रिश्तेदारों से रिश्ता नाता तोड़ लिया। युवक ने प्रेमिका के संग जीने मरने की कस्में खाते हुए शादी कर ली। यह सहरसा नगर निगम के बैजनाथपुर वार्ड नंबर 23 निवासी अनिल सुतिहार ने रहुआ तुलसियाही गांव में ज्योति रानी के साथ प्रेम विवाह किया था। जब तब से दोनों पति पत्नी की तरह 12 वर्षों से रह रहे थे। जब विवाह के बाद दोनों से 3 बच्चे भी हुए, लेकिन प्रेमिका पत्नी ने अपने प्रेमी पति को धोखा देते हुए एक दूसरा भी बॉयफ्रेंड बना लिया था, जिसके पहले से 2 बच्चे हैं। 3 बच्चों की मां ने दोनों बच्चों के पिता के साथ पिछले कई दिनों से शारीरिक संबंध बना रही थी। इस बीच सोमवार 16 दिसंबर की रात दोनों प्रेमी और फिर प्रेमिका को लड़की के पति ने अपने ही घर में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद दोनों की जम करके पिटाई कर दी और पति और फिर ग्रामीणों ने दरवाजे पर ही सिंदूर दान करके शादी करवाने के बाद पुलिस को सुपुर्द कर दिया। दोस्तों, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अपने फिलिस्तीनी समर्थन वाला बैग को लेकर के चर्चा में है। इसे लेकर के बीजेपी की ओर से लगातार उन्हें घेरा जा रहा है। सीएम योगी ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि एक और कांग्रेस की एक सांसद फिलिस्तीन का बैग लेकर के घूम रही है, तो फिर वहीं पर दूसरी ओर यूपी का नौजवान निर्माण कार्य करने के लिए इजराइल जा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये तो केंद्रीय सरकारों की नाकामी का ठोस सबूत है कि मजबूर गरीब लोगों को इजराइल जैसे जगह पर काम पर जाना पड़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के यूपी के नौजवानों के इजराइल भेजने वाले बयान को असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी शासित राज्य सरकार की नाकामी करार दिया है, जब वह कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितनी चाहे उतनी इजराइल की भक्ति कर लें, लेकिन अभी भी भारत को ज्यादा रेमिटेंस अरब देशों से ही आता है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट करके लिखा कि भारत सरकार खुद भारतीयों को सलाह दे रहे हैं कि वे इजराइल की यात्रा न करें। ये तो भाजपा के राज्य और फिर केंद्रीय सरकारों की नाकामी का ठोस सबूत है कि मजबूर गरीब लोगों को इजराइल जैसी जगह पर काम पर जाना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर रोजगार के अवसर होते तो फिर कोई भी इजराइल मजदूरी करने क्यों जाता। योगी जितनी चाहे उतनी इजराइल की भक्ति कर लें, लेकिन अभी भी भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस अरब देशों से ही आता है।
दोस्तों बिहार के अंडा चोर गुरुजी को आप देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो हम आपको भी दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि एमडीएम का अंडा झोला में भर करके घर ले जाते हुए हेडमास्टर साहब देखे गए हैं। जिसके बाद क्या था, फिर शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन ले लिया। आपको बता दूं कि एसीएस सिद्धार्थ की सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। पिछले दिनों बिहार के वैशाली में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में एक स्कूल के हेडमास्टर मिड डे मील का अंडा चुरा करके घर ले जाते हुए दिखे। वीडियो वायरल होने के बाद हेडमास्टर जांच में दोषी पाए गए, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन ले लिया है। जहां दरअसल शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई जा रही सतत निगरानी का असर देखने को मिल रहा है। ताजा मामला वैशाली के लालगंज इलाके से सामने आया है, जहां पर बीते दिनों स्कूल से अंडा का ट्रे ले जाते हुए प्रधान अध्यापक का ग्रामीणों ने विरोध किया था और कहा था कि ये अंडा बच्चों को खाने के लिए आता है, ना कि आपके घर ले जाने के लिए। काफी विरोध के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी आए और फिर लोगों को समझा बुझा करके चले गए। इसका वीडियो फोटो भी जम करके वायरल हुआ। वैशाली के जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देशक पर जांच टीम बना करके इसकी जांच की गई, तो फिर मामला सही पाया गया। आरोप सही पाए जाने के बाद वैशाली के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय रिखर प्रखंड लालगंज में लालगंज के प्रधानाध्यापक को 24 घंटे के अंदर निलंबन और प्राथमिकी दर्ज करने के विरुद्ध स्पष्टीकरण मांगा है। जी हाँ, निलंबन करने की कार्रवाई कर दी गई है। दोस्तों बिहार सरकार ने किसानों के लिए गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बिहार के 23 जिलों में किसानों को गेंदा फूल की खेती के लिए 70% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उन्नत खेती की ओर प्रेरित करना और फिर उन्हें अतिरिक्त आय के स्रोत उपलब्ध कराना है। आपको बता दें कि ये योजना बिहार के 23 जिलों में संचालित हो रही है। ये जिले हैं अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण। आपको बता दूं कि ये योजना किसानों को गेंदा फूल की खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एक किसान को इस योजना के तहत अधिकतम 4 हेक्टेयर और न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर तक गेंदा फूल की खेती करने की अनुमति है। योजना के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर की लागत 40,000 रुपए है, जिस पर 70% की सब्सिडी दी जाती है। इसका मतलब यह है कि किसान को केवल 12,000 प्रति हेक्टेयर का खर्च वहन करना होगा और बचे हुए 28,000 सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में प्रदान किए जाएंगे। जहां आपको बता दूं कि गेंदा फूल की खेती के लिए किसान के पास जमीन होना आवश्यक है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों के पास भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र और फिर अद्यतन भूमि रसीद होना चाहिए। यदि किसी किसान के पास अपनी जमीन नहीं है तो फिर वे इकरारनामा के आधार पर भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। इकरारनामा का प्रारूप सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। दोस्तों नीतीश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जब दिखावे के लिए धन कुबेर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन केस की जांच और फिर विभागीय कार्रवाई की रफ्तार इतनी धीमी, इतनी स्लो होती है कि धन कुबेर सरकारी सेवक आराम से पतली गली से निकल जाते हैं। सेवा काल में सरकारी सेवक दोनों हाथ से माल बनाते हैं। यह शिकायत पर इक्के दुक्के के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन जांच में खेल कर दिया जाता है। जहाँ धीमी गति से जांच की वजह से भ्रष्टाचार के आरोपी साफ बच जाते हैं। जांच एजेंसियां और फिर विभागीय कार्रवाई के संचालन करने वाले संचालक पदाधिकारी जांच पूरी करने में 1 दशक लगा देते हैं। जब निगरानी विभाग की एक रिपोर्ट में साफ पता चलता है कि सालों बीतने के बाद भी आय से अधिक संपत्ति केस में चार्जशीट दाखिल करने में जांच एजेंसियां फेल हो गई है। जब विभागीय कार्रवाई में भी जानबूझ करके देरी की जाती है, ऐसे में सीधा लाभ आरोपी सरकारी सेवक को मिलता है। नीतीश सरकार के कई विभागों में तरह तरह के खेल चल रहे हैं, जब परिवहन विभाग भी उनमें से एक है। 1 दशक में निगरानी आर्थिक अपराध इकाई ने परिवहन विभाग से जुड़े हुए 1 दर्जन से अधिक मोटरयान निरीक्षक और फिर मोटर वाहन दारोगा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति केस, ट्रैप केस या फिर AOPA का केस दर्ज किया गया है। इनमें कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, तो फिर कुछ ऐसे मोटरयान निरीक्षक, परिवहन दारोगा है जिनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार केस को 7-8 सालों से अनुसंधान में रखा गया है। ऐसे में इसका सीधा लाभ आरोपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों किशनगंज जिला में पुलिस टीम पर हमला किया गया है। आपको बता दूं कि अपहरण हुई नाबालिग लड़की को मुक्त कराने गई डायल 112 की टीम पर हमला किया गया। ये मामला
किशनगंज जिला की पैरागाज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। डायल 112 की टीम को सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो फिर हमला कर दिया गया। पुलिस पदाधिकारी के मोबाइल पर संपर्क करके मोबाइल धारक द्वारा बताया गया है कि उनकी नाबालिग बहन का अपहरण कर लिया गया है। उनकी बहन अपहरणकर्ता युवक के घर पर है। यह सूचना मिलते ही एएसआई कांस्टेबल संजय कुमार और फिर चौकीदार श्रवण कुमार मौके पर पहुंचे। उसके बाद उस घर पर लड़की के बारे में पुलिस ने पूछा तो फिर घर के सभी सदस्य गाली गलौज करने लगे। पुलिस द्वारा गाली गलौज करने से मना करने पर अपहरणकर्ताओं के परिजनों से लाठी डंडा लेकर के चोर चोर चिल्लाते हुए पुलिस को घेर करके मारने लगे। आपको बता दो कि इस हमले के बाद एएसआई हारून अली नीचे गिर गए और फिर सिपाही संजय कुमार भी जख्मी हो गए। जी, इस दौरान अपहरणकर्ता के परिजन नाबालिग को अपने घर से भगा दिया गया तो फिर हो हल्ला होने पर काफी संख्या में ग्रामीण जुट गए। ग्रामीणों ने बीच बचाव से डायल 112 टीम को किसी तरह से बचाया। दोस्तों, बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टी अभी से ही चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। ऐसे में अब राजद नेता का एक विवादित बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि आजकल लोग हमें देख करके लोग बोलते हैं कि मियां मुसलमान सबका बड़ी मन भर गया है। जहां उन्होंने कहा है कि आजकल लोग हमें देख करके बोलते हैं कि मियां यानी कि मुसलमानों का सबका मन भर गया है, जबकि हमारी पार्टी के नेता सिर्फ सब टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। दरअसल राजद ने मुस्लिम वोट बैंक को एक मुश्त करके अपने पाले में करने के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार विधान परिषद के मुख्य सचेतक विरोधी दल बनाया गया है, ताकि पिछले कुछ वर्षों के चुनाव में राजद से बिखरा मुस्लिम वोट बैंक एकजुट हो सके। ऐसे में अब उन्होंने दरभंगा में विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे लोग चौक चौराहों पर खड़े रहते हैं तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि मियावा यानी कि मुस्लिम लोगों का मन काफी भर गया है। इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे दोस्त पार्टी के आदमी हैं, लोग टुकुर टुकुर सुनते हैं और चले जाते हैं। इसलिए जब तक आप इतिहास नहीं पढ़िएगा तब तक आप अपने अध्यात्म को नहीं जानिएगा, या जब तक आप अपने समाज को नहीं जानिएगा तब तक आप ऐसी शक्तियों से नहीं जीत सकते हैं। तो फिर इस वजह से वोट हमारा है लेकिन राज है उनका, लेकिन हमारा जो वोटर है वह सुनता है और चुपचाप चला जाता है। तो जरूरत इस बात का है कि आप दुश्मन से ज्यादा तेज बनो, दुश्मन से आप ज्यादा चरित्र बनो, दुश्मन से ज्यादा आप कर्मठ बनो। इधर बिहार के आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मंदिर को लेकर के विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर अंधविश्वास, पाखंड और फिर मूर्खता को बढ़ावा देते हैं, जबकि स्कूल तर्क, विज्ञान और बदलाव की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, बिहार में कोई मॉल अब अपने ब्रांड का थैला नहीं बेच पाएंगे। जहाँ सामान की खरीदारी पर कोई भी कंपनी या फिर विक्रेता उपभोक्ताओं को अपने ब्रांड का कैरी बैग की कीमत नहीं वसूल सकता। जब पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस पर रोक लगा दी है, साथ ही अधिकारियों को इसका पालन सख्ती से के साथ कराने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने यह कार्रवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा जारी किए एक आदेश के आलोक में किया है। आपको बता दूं कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 2021 में खजपुरा स्थित एक मॉल में एक ग्राहक कैरी बैग के 19 रुपए लिए जाने के आरोप में 5,000 रुपया जुर्माना लगाया था। यह आयोग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया था कि जिस कंपनी, मॉल या फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठान के कैरी बैग पर उनका लोगो लगा है उसकी बिक्री नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये अनफेयर ट्रेड की श्रेणी में आता है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को इसका अनुपालन करने के निर्देश के साथ साथ आम लोगों को सजग रहने का आह्वान किया है। दोस्तों, बिहार के विकास के लिए बिहार विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 तैयार किए जाने वाला है। इसके लिए बिहार राज्य स्तर पर काम किया जा रहा है। इस बिहार 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स पर राज्य के विकास में आ रही चुनौतियों को मार्क किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य में यानी कि बिहार में मौजूदा संसाधनों के उपयोग पर विस्तार चर्चा की जाएगी। इस डॉक्यूमेंट्स के जरिए बिहार के उज्ज्वल भविष्य का ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप को तैयार किया जाएगा, जिसमें विकास के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, कौशल विकास और फिर आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं। रणनीतियां सम्मिलित की जाए। इस बिहार विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 26 जनवरी 2025 को जारी करेंगे। आपको बता दूं कि बिहार विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 निर्माण को लेकर के BIPARD ने एक अंतर विभागीय परामर्श वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में राज्य के 30 से ज्यादा विभाग के प्रतिनिधि शामिल हुए। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के मकसद से करीब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने 52 इकाइयों के 28,881 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जबकि 35 इकाइयों के 609 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति दी है। जब बयान के मुताबिक राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 58वीं बैठक में इन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
दोस्तों, देश के चर्चित शिक्षकों में शुमार अपने छात्रों को आसान शब्दों में पढ़ाने वाले खान सर छात्रों के मुद्दों को लेकर के हमेशा से मुखर रहे हैं। जहाँ एक बार फिर से तब चर्चा में आ गए जब बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर छात्रों के साथ आंदोलन में शामिल हो गए थे, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ। एक बार फिर से खान सर ने बीपीएससी एग्जाम को लेकर के मचे हंगामे के बीच बड़ा बयान दिया है और मांग की है कि उन लोगों को ना छोड़ा जाए जो छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़े तो फिर उनका नार्को टेस्ट कराया जाए, या इनकी शुरुआत मुझसे करनी पड़े तो फिर मेरी भी नार्को टेस्ट कराया जाए, लेकिन गड़बड़ करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाए। खान सर कहते हैं कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कि सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के नीतीश कुमार को भी गलत जानकारी दे दी गई है। ऐसे अधिकारी नहीं चाहते हैं कि सरकार की छवि बेहतर हो। मेरी तो मांग मुख्यमंत्री जी से है कि ऐसे अधिकारियों की जांच कराए तो फिर सब सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हुए विवाद पर खान सर कहते हैं कि देश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया। जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी तब भी उन्होंने नॉर्मलाइजेशन छात्रों के हित में के नहीं है ये बात उनसे कही थी। उन्होंने कहा ठीक है मैं इसे देखता हूं, लेकिन कुछ अधिकारी उन्हें गलत जानकारी दे रहे हैं जबकि शिक्षा में इतना पैसा खर्च हो रहा है। वहीं पर खान सर से पूछा गया कि अगर आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। वहीं पर खान सर कहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नीतीश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इसके लिए सबको आगे आना होगा। खान सर से सवाल पूछा गया है कि अगर आपको बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो क्या करेंगे, तो वो कहते हैं कि जिस तरह आईआईटी बनकर के उच्च स्तर के इंजीनियर बनाए जा रहे हैं, आईआईएम से मैनेजमेंट अधिकारी, उसी तरह अच्छे शिक्षक के लिए आईआईटी बनाई जाए, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स, जिसमें उच्च दर्जे के शिक्षक निकल सके। वहीं पर खान सर ये भी आगे कहते हैं कि शिक्षक अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें ए ग्रेड का बेंच लगाएं, जो उनसे थोड़ा कम है उन्हें बी ग्रेड का, और फिर जो खराब प्रदर्शन करते हैं उनके आगे डी ग्रेड लगाएं, सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, लोकसभा में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया और बिहार के विकास से संबंधित मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच, आईआईएम और फिर आईआईटी की स्थापना की मांग की है। साथ ही मक्का मखाना, मछली और फिर चाय जैसे उत्पादों पर आधारित 5 फैक्ट्रियां लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने भीमनगर बैराज के पूर्णवास के लिए केंद्र से विशेष सहायता की अपील की है। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि उन उद्योगों के विकास के क्षेत्र में रोजगार सृजन होगा और फिर अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा और फिर विशेष पैकेज की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बंद पड़ी जूट मिलों, चीनी मिलों और फिर अन्य फैक्ट्रियों के पूर्णवास के लिए केंद्र को ठोस कदम उठाने चाहिए। यह सांसद पप्पू यादव ने नोटबंदी को सवाल उठाते हुए स्वर्णिम कदम बताते हुए सवाल उठाए कि काला धन और फिर जाली नोट से संबंधित कोई भी स्पष्ट आंकड़ा क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जीएसटी प्रणाली बड़े व्यापारियों के लिए चोरी का माध्यम बन गई है, जबकि छोटे छोटे और फिर मंझोले व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। बिहार के कटिहार में इन दिनों किसान खाद और बीज की कालाबाजारी से गंभीर रूप से परेशान है। रबी फसल की बुआई का समय करीब आ गया है और फिर ऐसे में किसानों को खाद एवं बीज की भारी आवश्यकता है, लेकिन बाजार में ये आवश्यक सामग्रियां उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं हो रही है। खाद दुकानदारों द्वारा सरकारी दर से अधिक पैसे लिए जा रहे हैं, जिससे किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। किसानों की इस समस्या को लेकर के भारतीय किसान संघ ने 1 महीने तक प्रखंड कृषि पदाधिकारी और फिर जिला कृषि पदाधिकारी से शिकायत की है, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। किसानों का कहना है कि खाद और फिर बीज की कालाबाजारी को लेकर के बार बार अधिकारियों से अनुरोध करने के बावजूद भी उन्हें कोई भी समाधान नहीं मिला है। इस बीच भारतीय किसान संघ के उत्तर बिहार के महामंत्री अशोक गुप्ता ने बताया है कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब किसानों को अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने कई बार इस मुद्दे को अधिकारियों के समक्ष रखा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर हम अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आप भी बेरोजगार हैं या फिर किसी अच्छे सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत में अलग अलग राज्यों और फिर विभागों में कई पदों पर भर्ती होने के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये नौकरियां भारत सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, बैंक और फिर अन्य सरकारी विभागों के तहत उपलब्ध है। ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार वैकेंसियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि एनटीए ने फाइनेंस, मानव संसाधन और फिर परीक्षा में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। इस भर्ती के तहत परीक्षा, फाइनेंस और फिर एचआर संबंधित कार्यों के लिए कुल 20 पद भरे जाएंगे, जिसके लिए आयु सीमा 40 साल तय की गई है। वैकेंसी में आवेदन करने के लिए बीटेक, एमटेक, सीएस, एमएससी, एनसीए, एमसीए, एमबीए, एलएलबी और एलएलएम डिग्री आवेदकों के पास होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं।
दोस्तों बिहार में 5,45,000 शिक्षकों में से 1,90,000 शिक्षक अपने वर्तमान स्कूल से हस्तांतरण चाहते हैं, यानी कि ट्रांसफर चाहते हैं। इनमें से 1,62,000 शिक्षक ऐसे हैं जो अपने घर के नजदीक के स्कूलों में जाना चाहते हैं। इसका कारण उनके बुजुर्ग माता पिता या फिर कोई छोटा बच्चा होता है। हालांकि गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कोटे के तहत 760 शिक्षकों ने आवेदन किया है। आपको बता दूं कि पति पत्नी एक साथ किसी स्कूल या फिर पंचायत में पढ़ाए, इस आधार पर 16,356 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 2,579 शिक्षकों ने विकलांगता के कारण तथा 5,575 शिक्षकों ने गंभीर बीमारी के कारण विभाग में ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। मिल रही जानकारी के अनुसार 1,557 ऐसे शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया है जिनके परिवार के सदस्य मानसिक रूप से बीमार है। 1,338 विधवा एवं परित्यक्ता शिक्षकों ने भी हस्तांतरण के लिए आवेदन किया है। जहाँ आवेदन 7 कारणों को ध्यान में रखकर मांगा गया था। हालांकि विभाग ने 7 कारणों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें असाध्य बीमारी, गंभीर बीमारी, विकलांगता, विधवापन और फिर परित्याग, जीवन साथी में तैनाती और लंबी दूरी शामिल है। दोस्तों देश की अहम परीक्षाओं में पेपर लीक एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हालांकि कई बार पेपर लीक की सिर्फ अफवाहें उड़ती है, लेकिन इन अफवाहों से परीक्षाएं और फिर परीक्षार्थी दोनों ही प्रभावित होती है। हाल ही में बिहार में बीपीएससी परीक्षा के दौरान पेपर लीक की अफवाह उड़ी थी और फिर जम करके उपद्रव भी हुआ था। जब बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अब पेपर लीक जैसे बेहद ही संवेदनशील मामलों को लेकर के लोकसभा में मुद्दा उठाया है। जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि कोई परीक्षा बिना पेपर लीक किए होते नहीं है। जब पप्पू यादव ने लोकसभा में कहा कि पेपर एग्जामिनेशन और घोटाला ये एक पूरक बन गया है। बीपीएससी, यूपीएससी नियोजित शिक्षक कर्मचारी का पेपर लीक का मामला लगातार चल रहा है। जहां परम ज्ञान निकेतन गया से लेकर के कई स्कूलों में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। बिना पेपर लीक के एग्जामिनेशन नहीं होता है। अभी सीजीएल में सामने आया है कि उसमें 40 लाख रुपए लिए गए बच्चों से नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा। जब सॉफ्टवेयर के चलते 85,000 बच्चे फॉर्म नहीं भर सके। पेपर का भ्रष्टाचार चल रहा है, जब बिहार में लगातार लाठी चल रहा है। आपको बता दो कि बीपीएससी की परीक्षा के दौरान पटना के बापू सभागार में हंगामा करने वाले छात्रों पर कड़ा एक्शन लिया गया है। जब बीपीएससी पीटी परीक्षा में हंगामा करने वाले छात्रों को आयोग ने लाइफ टाइम के लिए बैन करने का फैसला किया है। आयोग के अध्यक्ष परमवार रवि मनु भाई ने कहा है कि हंगामा करने वाले वैसे छात्र जिनकी अब तक पहचान नहीं की गई है, उनकी पहचान की जाएगी। इसके अलावा जिनकी पहचान कर ली गई है उनको नोटिस जारी कर दिया जाएगा और अगर ये सामने आता है कि उन्होंने गलती की है तो फिर उन्हें बैन कर दिया जाएगा। अगर वे किसी तरह परीक्षा में बैठ भी जाते हैं तो उनका परिणाम रोक दिया जाएगा। दोस्तों बिहार के भागलपुर के नवगछिया में एक युवक की भीड़ ने जबरन शादी करवा दी। जी हाँ, यानी कि इसको पकड़ुआ विवाह भी बोल सकते हैं। मामला हरिया पट्टी का है। झारखंड के गोड्डा जिले के रहने वाले 24 वर्षीय शिव मंडल का बिहार के लखीसराय की रहने वाली सीमा देवी से 5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जाता है कि शिव मंडल अपने ननिहाल आया था, यानी कि लखीसराय से खाकिर सराय आया था। यहीं पर सीमा देवी का ससुराल भी है। दोनों झारखंड जाने के लिए नवगछिया स्टेशन पर पहुंचे थे। इस दौरान दोनों में किसी बात को लेकर के बहस हो गई। देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद लोगों को सीमा ने अपनी आप बीती सुनाई। जी हाँ, उसने बताया है कि वह शिव मंडल से प्रेम करती है। उसके लिए वह अपने पति और फिर 3 बच्चों से अलग हो चुकी है। जब महिला की बात सुनकर के लोगों ने शिव मंडल को पकड़ लिया। इसके बाद स्थानीय एक मंदिर के पुजारी से दोनों की शादी करवाने के लिए ले गए। हालांकि पुजारी ने शादी कराने से इनकार कर दिया। इस पर मौजूद भीड़ ने शिव मंडल को सीमा की मांग में सिंदूर भरने के लिए मजबूर कर दिया। सीमा ने कहा है कि वह शिव मंडल से प्यार करती है और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद शिव मंडल भी सीमा को अपनाने के लिए राजी हो गया और फिर अपने साथ ले गया। आपको बता दूं कि सीमा ने बताया है कि 5 साल पहले जब शिव मंडल अपने ननिहाल आया था तब दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई थी। धीरे धीरे प्यार हो गया। 3 साल पहले उसके पति ने शिव मंडल से बात करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद अक्सर दोनों के बीच विवाद होते रहता था। इसके बाद इसी साल 2024 में अक्टूबर में एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें सीमा ने खुल करके अपनी प्रेमी शिव मंडल के साथ रहने की इच्छा जताई। यह पंचायत ने भी सीमा के फैसले का समर्थन किया और उसे अपने प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दे दी। दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा ने 2025 में एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, ये कहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सभी जगहों से मिले फीडबैक के आधार पर एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्या को सुधारने के लिए नीतीश कुमार का ही नाम ले रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वे बिहार यात्रा के दौरान वे जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ मिले हैं, जब विपक्ष के लोग जनता को गुमराह करके फिर से सत्ता
सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2005 से पहले की सरकार को याद करके लोग सहम जाते हैं। पत्रकारों के सवाल पर कहा है कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में कितनी और कहां से चुनाव लड़ेगी, इसका तय नहीं हुआ है। दोस्तों, बिहार की नीतीश सरकार लगातार विकास कार्यों को करने में जुटे हुए हैं। इसी में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से केंद्र सरकार उड़ान 5.2 स्कीम के तहत बिहार के 10 और फिर जिलों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए जल्द ही MOU किया जाएगा। उन्होंने छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने की बड़ी पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। यह उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस उड़ान योजना के तहत सहरसा, वीरपुर, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, मोतिहारी, मधुबनी, छपरा के लिए छोटे विमान की सेवाएं मिलेगी। बिहार के इन सभी शहरों में उड़ान स्कीम के तहत 20 मीटर विमान की शुरुआत राज्य सरकार और भारत सरकार की सहमति से विमान कंपनियों से समझौता करके सभी एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा ऑपरेशन, फायर सिक्योरिटी और फिर बेसिक एमिनिटीज की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने अब इन शहरों से हवाई यात्रा शुरू करने की संभावना की तलाश शुरू कर दी है। केंद्र ने बिहार सरकार से इन हवाई अड्डों के विकास के लिए भूमि की उपलब्धता के संबंध में सहमति और पुष्टि प्रदान करने का अनुरोध किया है। इस पर सरकार जल्द फैसला करेगी। दोस्तों, 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है, जब पार्टी की कोर कमेटी के 2 प्रमुख सदस्य पूर्व सांसद मुनाजिर हसन और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने इस्तीफा दे दिया है। कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों नेताओं ने निजी कारण बताते हुए इस्तीफा दिया है। वैसे दोनों अनुभवी नेता है, इस तरह इस्तीफा देना कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। जब पूर्व सांसद मुनाजिर हसन RJD और JDU में रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव RJD से जनसुराज में आए थे। हाल ही में राज्य की 125 सदस्य कोर कमेटी का गठन हुआ था, जब इसमें दोनों नेताओं को जगह दी गई थी। कमेटी संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। इस्तीफा वाले पत्र में मुनाजिर हसन ने लिखा है कि जनसुराज ने राज्य स्तर पर 125 अथवा 151 लोगों की कोर कमेटी का गठन किया है। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अपरिहार्य कारणों की वजह से मैं इस कोर कमेटी से इस्तीफा देता हूँ। दोस्तों, बिहार में 6 साल तक के बच्चों की प्री प्राइमरी की पढ़ाई अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगी। यहीं पर शिक्षा की बुनियादी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद बच्चों को सीधा कक्षा 1 में दाखिला मिलेगा। आंगनबाड़ी के सभी बच्चे कक्षा 1 में नामांकन ले, इसके लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक स्कूल से टैग किया गया है। अभी राज्य के 1 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को कुल 69 प्राथमिक स्कूल से टैग किया है। जब बचे हुए 15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को भी जल्द ही प्राथमिक स्कूल से टैग किया जाएगा। इससे करीब 91,92,313 बच्चे लाभान्वित होंगे। ये यूनिसेफ के एक सर्वे के माने तो 6 वर्ष तक के ही किसी बच्चे का पूरा मानसिक विकास होता है। इस उम्र के बच्चे में सबसे ज्यादा सीखने की प्रवृत्ति होती है और वे किसी चीज को तुरंत सीख भी लेते हैं। इस सर्वे को ध्यान में रखकर के नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी केंद्र को अब फोकस किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के बीच बंटवारे को लेकर की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वे अधिकारियों को जमीन बंटवारे को लेकर की बड़ी जानकारी दी है। इस जानकारी के तहत लोगों की जमीन का बंटवारा मान्य किया जाएगा। आपको बता दूं कि जमीन सहमति के आधार पर बंटवारा, अगर सभी पक्षों के बीच आपसी सहमति में बंटवारा हुआ है और उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं तो ये बंटवारा मान्य माना जाएगा। इस आधार पर सभी हिस्सेदारों का खाता खोला जाएगा। अगर किसी हिस्सेदार के बीच से असहमति होती है तो फिर संयुक्त खाता खोला जाएगा। वहीं पर न्यायालय द्वारा बंटवारा, अगर बंटवारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया है तो फिर उसी के आधार पर हिस्सेदारों के खाते खोला जाएगा। दोस्तों, किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड के अंतर्गत बुरीमारी गांव निवासी असलम परवेज ने पूरी दुनिया में नाम कमाया है। असलम परवेज ने बैंकॉक में वो कर दिखाया है जो पूरे किशनगंज वासी उस पर गर्व कर रहे हैं। जहाँ इसको लेकर के मास्टर मुजाहिद आलम ने भी इनको बधाई दी है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन थाना क्षेत्र के कोचाधामन प्रखंड के बुरीमारी गाँव निवासी असलम परवेज बैंकॉक में एशियन डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस सेंटर यानी कि ADPC एशियाई आपदा तैयारी केंद्र के कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। यह कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। अब इसको लेकर के कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने उन्हें बधाई दी है। क्योंकि मास्टर मुजाहिद आलम के असलम परवेज बैचमेट भी रह चुके हैं। जब पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम और असलम परवेज 1985 में दोनों बैचमेट भी रह चुके हैं। इसको लेकर के मास्टर मुजाहिद आलम ने भी खुशी जताई है और कहा कि मेरे साथी, मेरे बैचमेट आज आपदा के क्षेत्र में पूरी दुनिया में नाम कमाया है, क्योंकि बैंकॉक में एशियन डिजास्टर
डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर यानी कि एडीपीसी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में पूरी डिटेल के साथ विस्तार से बताएंगे कि आखिर ये असलम परवेज कौन है जो पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। कोचाधामन प्रखंड के किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड के अंतर्गत बुरी मारी निवासी जो अभी किशनगंज लाइन में उनका मकाम है, असलम परवेज ने बैंकॉक स्थित एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर यानी कि एडीपीसी एशियाई आपदा तैयारी केंद्र के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर बोर्ड की बैठक में आज ये निर्णय लिया गया है। असलम परवेज 3 जनवरी 2025 को वर्तमान कार्यकारी निदेशक हंस गुटमैन की जगह लेंगे। आपको असलम परवेज के बारे में और विस्तार से बताते हैं तो आपको बता दूं कि असलम परवेज 1985 में इंसान स्कूल किशनगंज से मैट्रिक और आगे की शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से प्राप्त किए हैं। जहां असलम परवेज 1985 में पूर्व विधायक कोचाधामन मास्टर मुजाहिद आलम के बैचमेट भी रहे हैं। 1985 में असलम परवेज इंसान स्कूल किशनगंज पुराना पूर्णिया जिला और फिर पुराना कोसी प्रमंडल के सेकेंड टॉपर रहे हैं, जबकि पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम फर्स्ट टॉपर रहे हैं। असलम परवेज 2005 से एडीपीसी से जुड़े हुए हैं और तब से एशियाई पैसिफिक के देशों को आपदा से बचाव के लिए तैयार कर रहे हैं। असलम परवेज के कार्यकारी निदेशक बनने से पूरे किशनगंज सहित सीमांचल सहित पूरे बिहार में खुशी की लहर है। असलम परवेज पहले ऐसे बिहारी हैं जो यहां तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है, जहां इस पद को सुशोभित करेंगे। पूर्व विधायक कोचाधामन मास्टर मुजाहिद आलम ने असलम परवेज के एडीपीसी के कार्यकारी निदेशक बनने पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि मेरा एक करीबी साथी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को लीड कर रहा है। जब 22-23 फरवरी 2025 को किशनगंज की धरती पर सभी साथियों द्वारा समारोह पूर्वक उनका स्वागत किया जाएगा।